2015 में क्या क्या कस्में खाई थी ये राम और श्याम की जोड़ी जो लालू और नीतीश कुमार है, और कहा था कि हम कभी बीजेपी को बिहार में आने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, लालू ने नीतीश का साथ छोड़ दिया, बीजेपी की सरकार बन गई। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपने तो वोट दिया था बीजेपी को रोकने के लिए, मगर आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या ये जिम्मेदारी राजद पर आयद नहीं होती है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर आप देखते हैं कि पाटलिपुत्रा की ये पार्लियामेंट का हल्का है, यहां पर हर बार कोई ना कोई कुछ हो जाता है। ये बीजेपी के उम्मीदवार है रामकृपाल यादव, ये कहां से आए बताइए आप, ये कौन सी पार्टी छोड़कर गए? अगर हमारी पार्टी से कोई छोड़कर चला जाता तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने देखा रामकृपाल यादव को 2004 में जब पहली मर्तबा हम हैदराबाद की आवाम ने अल्लाह के फजल और करम से हमको कामयाब करके पार्लियामेंट को भेजा, तो रामकृपाल यादव लालू के साये का काम करते थे, उनके पीछे रहते थे, और आज वो भाजपा में चले गए। मगर हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में तो राजद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि वैसे यहां पर क्यों आए हैं और काटने के लिए आए हैं। यकीनन रामकृपाल यादव बहैसियत एक एमपी के, उन्होंने क्या आदर्श ग्राम योजना में कोई काम करवाया? रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा के पार्लियामेंट के हल्के में उन्होंने गांव को अपनाया था। 10 साल में अब तक रामकृपाल यादव ने वो उस गांव को नहीं जा सके। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने एक बेहतरीन उम्मीदवार फारूक रजा साहब को दिया है। अगर यहां की जनता उनको अपना नया सांसद बनाएगी तो ये एक तारीखी मुकाम है पाटलिपुत्रा। हजारों साल की यहां पर तारीख और तहजीब है, इसको हम बेहतर से बेहतर एक टूरिज्म का सेंटर बना सकते। यहां पर मानेर शरीफ की दरगाह भी है, हमारे हिंदू भाइयों का भी एक आस्था का मुकाम है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां के नौजवान दिल्ली को जाते हैं रोजगार की तलाश में, मुंबई को जाते हैं, कभी हैदराबाद को आते हैं। यहां पर इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में मसौरी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज अब तक नहीं बना। नीतीश कुमार और तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और ब्रिज नहीं बनता। नीतीश और लालू यादव भी दोनों के पास रेलवे मंत्री थे मगर नहीं करवा पाए। अभी हम देखते हैं कि मैं खुद कल से देख रहा हूं पटना में एम्स का दवाखाना है, अरे अस्पताल के गेट के सामने गंदा पानी ठहरा हुआ। ये काम भी आप नहीं करवा सकते। राजद को सत्ता में बोलते 17 महीने हमके ये पान नहीं करवा सकते। फुलवारी शरीफ में आए दिन यहां पर ट्रक का एक्सीडेंट होता है और उन ट्रक्स के लिए हाईवे नहीं बनाया जाता। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम पर इल्जाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किशनगंज लड़े, पूर्णिया, कटिहार, अररिया हम नहीं लड़े। अगर हम वो लड़ते तो क्या हो जाता मालूम आपको? ये लोग इलेक्शन लड़ भी नहीं पाते, और हम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि अख्तर अली ईमान की दरिया दिली की वजह से हम नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि सर तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम सीमांचल के गांधी के नाम से याद किए जाते हैं, तो हम उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार ना खड़ा करें। फिर दूसरा ने कहा कि सर हम सिर्फ किशनगंज लड़ते, सीमांचल की एक ही सीट हम लड़ेंगे। मैं कहता रहा मगर मुझे अपने प्रदेश के सदर की बात को मानना पड़ा, और उसका नतीजा क्या निकला? राजद ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अख्तर अली ईमान साहब, आफ्ताब साहब, मजलिस के कई सैकड़ों अरकान ने 5 साल मेहनत की हैदराबाद से माजिद हुसैन के साथ, और सीमांचल की जनता ने
वहां पर हमारे 5 एमएलए को कामयाब किया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने उस 4 एमएलए को खरीद लिया। और क्यों खरीदा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में आपकी एक सियासी लीडरशिप बनकर उभरे। लालू को तकलीफ हो गई, तेजस्वी परेशान हो गए। ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद से आकर बिहार में एक मुसलमानों की अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप को पैदा कर रहे? इनको तकलीफ इस बात की हो गई कि वो समाज के लोग हैं जो हमारी सामने नजर मिलाकर नहीं बात करते, जो उनको कहते हैं वो उसका हुक्म मानकर तामील करते हैं। ये कौन है जिन्होंने आज हमारे सामने इनको लाकर खड़ा कर दिया? तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई? क्योंकि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमान इनका यरगमाल बना रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखे, ऐसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा हमारे मोहताज रहेंगे, हम तुम्हारा भी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वोटों से उम्मीदवारों को काम करके हम अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करेंगे। ये बात किसी को पसंद नहीं आई। बीजेपी परेशानी, क्या कौन लोग हैं ये जिसका हम डर दिखाते थे, आज वो जमहूरियत को बनाए? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 एमएलए खरीद लिए। दिल नहीं बने तेजस्वी का, जिस दिन मतदान था किरंज का, लालू यादव ज़ईफी में आ चुके हैं। उन्होंने वीडियो बनाकर कहा कि अख्तर अली ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुम कैसे हारे? बीजेपी से बताओ। तेजस्वी तुम्हारे मर्तबा हारी, कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से बताओ हमको। 2019 में एक सीट कांग्रेस लड़ गए, अख्तर भाई को 3 लाख करीब 3 लाख वोट मिले। 40 में से एक ही सीट जीतती है गठबंधन से। बताओ तुमने कितने पैसे लेकर से सीट हार गए अपनी? तुम बात को नहीं मानेंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे दम छल्ले पुकार कर देखो, ओवैसी ने कह दिया। मैं सही को बयान कर रहा हूं, जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ एक दीवाना आकर ये बात करके, मगर ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई। इनके पास दम नहीं है, इनके पास मिटने का जज्बा नहीं है। ये सिर्फ चुनाव क्यों लड़ रहे बता रहा हूं। राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। राजद चुनाव लड़ रही है कि परिबद्ध तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। आप बताइए, एक आपने कितने बरस लालू प्रसाद यादव को और मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा को मुख्यमंत्री का मौका दिया। उनके 2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा के एमपी नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए। और फिर इसीलिए अपनी 2 बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार दिया। 22 उनके उम्मीदवार जितने दिए, अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप सीपीआई को मिला लेंगे, मल्ला की वीआईपी पार्टी को मिला लेंगे तो 32 परिवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं और 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे तुम्हारे परिवार से 2 और 22 में हमारे 2, बताओ ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों? ये आपको सोचना है।
मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये आपको सम्मान नहीं देंगे, आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे। ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे, मोदी की बात करेंगे। अरे सब ज्यादा शान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोल रहे आप, बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद गोलियां के चला? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। जुल्म हुआ, क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारा किसने किया? ये 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। आप कौन थी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी। अरे तुमको अगर इतना की फिक्र, तुम जाते हो जले का मांग करते, तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही। 7 साल जो 16 साल के कम उम्र के जेल ही बिता, उनका एक अलग घर होता है बच्चों का, जुवेनाइल होम अंग्रेजी में। वो मां पुकारती रही, वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत ले जाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार हाथ पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते, लालू कहते मेरे परिवार को जेल में डाले। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की तो जेल होगी, और मेरा बेटा 7 साल का जेल में था, उसकी तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 खरीद गुलामों को तुमने खरीदा, जमीर फर्शों को। उन्होंने जमीर बेचा, तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए मारा उन्होंने खरीद, कितने को मालूम हुआ कि उसको 70 लाख 1 करोड़ रुपया दिया गया। वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो दुबई में होटल खोला, होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर अजहरुद्दीन से। और आपको मालूम होटल हम क्या रखा उसने? आबाद बिरयानी हाउस। यानी हम सब पांडल, तूफान आया, सैलाब आया, जमीन कट रही है, हम दौड़ रहे। जनता ने उनको काम लिया तो उन्होंने हमारी बात को धोखा दिया। तो ये सिर्फ खाना जानते हैं, जो बिकता है उसको खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते कि ये मिला हुआ ही थीम है और काटने वाला। तुम जितने जेल लगाते हो मुझे उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त ये जो इल्जाम है के दरबार में तुमको देना पड़ेगा। मुझे कोई फिक्र ना रहेगी तुम्हारे झूठे इल्जाम की, मैं परवाह भी नहीं करता। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम अपनी जुड़ भी नहीं पाए, तुम झूठ बोल सकते। मेरे अजीज और बुजुर्गों, इसी से कहे कि आप दिखाइए, हमने यहां पर फारूका को उम्मीदवार बनाया तो लालू पार पाटलिपुरा के तो गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको दे दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते लाल परिवार का गांव में, मगर यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग गया। तो डर इस बात का है, अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता सियासी क़ियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी को उड़ा देंगे। तुम ये समझ लो, हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चलेंगे, पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो, तेजस्वी विधानसभा चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा
वहां से मिस अपना पतिया शिवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने जैसा आज मैं आया। मेरे अजीज दोस्तों को हम आपसे फिर से अपील करें कि वोट एक अमानत है और इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। तीसरी बात की है, अभी अख्तर अली साहब ने अपनी अफरोज किताब में जाति जनगणना की बात की। यहां पर पालीगंज में हमारे वाले बहुत रहे मन को बढ़ने के लिए कि सारी की आबादी 46,30,235 है। अब हम ये नाम लेके जा रहे हैं, कल से बल्कि शाम से तेजस्वी और लालू परिवार अंसारी भाई शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं बोल रहे थे। अंसारी भाइयों की आबादी 46,34,245 है। कितने साल लालू राबड़ी मुख्यमंत्री थे? 12 साल, 15 साल थे। तेजस्वी डिप्टी सीएम करीब 3 साल रहे होंगे, 3.5 साल, माने 19 साल के करीब राजद की सरकार। 46,34,245 अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में है। आपको नौकरी कितनी मिली और कितनी मिलनी, हम बताते हैं कितनी मिलनी चाहिए थी आपको। आपको नौकरी मिलना चाहिए था 48,650। 48,650। कितना नहीं है वो, आप लिख के दिए 100। अच्छा 78,000 अख्तर भाई कह रहे, चलिए मानते। मिली कितनी नौकरी आपको? 4,000, हाँ 44,000 खरी, हाँ उतनी नौकरी कम मिली आपकी। अब इसके बारे में तेजस्वी कुछ बोलेंगे, लालू बोलेंगे, नीतीश बोलेंगे, कुछ नहीं। बुनकर भाई आबादी है, तुमने क्या किया उनके लिए? उनके पावरलूम के लिए क्या किया? याद रखिए, ये सिर्फ वोट हासिल करते हैं। आप मजलिस का साथ दीजिए, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खुद अपने मुकद्दर से फैसले करेंगे। मगर यहां पर सिर्फ इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस आई तो वोट काट के जाएंगे। अच्छा मेरे भाई, कल मोदी जी भी यहां पर आए थे। अगर हम मोदी जी बारे में, नरेंद्र मोदी बारे में नहीं कहेंगे तो ये राजद कांग्रेस वाले तोलते हमारे भाषण को। इन्होंने आधा किलो ज्यादा बोला हमको, मोदी को कम बोला, तो हम किसी का नहीं रखते। आप जानते हैं कि इस पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट हल्के में गवर्नमेंट का आर्मी का एरिया है दानापुर। यहां पर मुकामी आवाम को बड़ी तकलीफ होती है वहां से गुजरने के लिए, सिंचाई के लिए। अलीगंज में किसान को पानी, और फिर जो नदी के किनारे का इलाका दिया पर आज भी लोग विकास के लिए तड़प रहे हैं। नौबतपुर के अतराफ के इलाकों में जराइम में इजाफा हो गया। यहां पर इतना बड़ा काम टूरिज्म के लिए हो सकता है। मानेर शरीफ का है, हमारे भाई के लिए ओलार सूरी मंदिर है। इनके स्कूलों में टीचर नहीं है। पालीगंज में बस डिपो का काम शुरू हुआ है, मगर कितने बसेस चलती हैं आप बेहतर जानते हैं। फिर किसान परेशान है, कीमतें उसको नहीं मिलती है। तो मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी कल यहां पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आए थे, और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? और जिहाद की बातें उन्होंने की। मोदी ने कहा और जिहाद। मोदी ने लफ्ज मुजरा भी अपने जबान से निकाल दिया।
मोदी जी, आपने पाटलिपुत्रा को आकर मुंह की बात, तो दिन ओवैसी आपसे पूछना चाहता मोदी जी, 3 साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे, तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे? आप ये समझ रहे हैं कि आप मुजरा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है। मोदी जी, बहुत बोल सकते हम, आपकी आरएसएस की तारीफ को बयान कर सकते, चीन को नहीं हटा रहे, चीन कब्जा करके बैठा है, तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे हैं चीन के साथ। फिर मोदी जी कल बोले मुजरा। मोदी जी, वो जो धर्म संसद हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही है, तो आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। मोदी जी, जो लोग बुलडोजर चला रहे और जो लोग CAA कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे हैं। मोदी जी, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका मामला है। नौजवानों, अब तो मोदी जी ये कह रहे कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ। आप और हम तो पैदा हुए ना अम्मा की पेट से, हमारे पैदा हुए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मैं ऐसा नहीं पैदा हुआ। मोदी जी, आप इंसान भी है या नहीं, हमको डर हो रहा है। मैं बायोलॉजी नहीं हूं, फिर क्या है आप? नहीं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए पैदा किया है। मोदी जी, यकीनन आपका मकसद एक ही है कि जिस तरह 10 साल में आपने भारत के नौजवानों को, गरीबों को ठगा। आपने 2014 में कहा था भाइयों बहनों 15 लाख आएंगे, आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। फिर 2019 का चुनाव आया तो मोदी ने कहा भाइयों बहनों मैं चौकीदार, कहा था ना मैं चौकीदार। आप सोचिए, अच्छे दिन से 15 लाख, फिर चौकीदार। अब चौकीदार से कह रहे हैं कि मैं खुद ईमान। अब वो कहना बाकी है। आप बताइए, देश है ये क्या है? जो प्रधानमंत्री बनता है, जो सांसद बनता है, जो विधायक बनता है, जो सरपंच बनता है, जिला परिषद चेयरमैन बनता है, वो आवाम का खादिम होता है, वो आवाम से बड़ा नहीं होता है। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे कि मैं भारत से बड़ा हूं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत पैदा किया। मोदी जी, आपने जो मकसद आपने सब पूरा कर लिया, उसको गरीबों को और गरीब कर दिया, मुफलिसों को और आपने परेशान कर दिया। गरीब परेशान है, नौजवान भटक रहा है नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती उसको। आज जिस तरह मोदी ने आर्मी में, फौज में, एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी कर दी। कई बिहार के बच्चे जो निकल जाते भारत मोदी 4 साल की नौकरी हुई और साल के तो पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद तुमको चंद लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। मैं बिहार के युवाओं से, भारत के युवाओं से कह रहा हूं, अगर मोदी तीसरी मर्तबा वतन के लिए आ जाएंगे तो CRPF में, BSF में, रेलवे पुलिस फोर्स में, ITBP में सबको 4 की देंगे। उसके बाद उनको बेरोजगार कर देंगे और जहां जहां बीजेपी कार होगी वहां पर भी पुलिस में कहेंगे कि पुलिस की भर्ती होगी तो सिर्फ 4 साल की होगी। बताओ नौजवानों, युवाओं, तुम कब तक ओवैसी के नफरत को लेकर मोदी का साथ दोगे? तुम मुझे गाली दो,
मगर ये तो बताओ कि तुमको नौकरी मिली, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है, अरे तुमको डराया जा रहा है दाढ़ी वाले और टोपी पहनने वाले से, तुमको डराया जा रहा है मस्जिद मीनार दिखाकर, तुमको डराया जा रहा है हमारे लिबास को दिखाकर। सुनो नौजवानों, यही मस्जिदों के मीनार थे जिनसे सदाएं आती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। यही मस्जिदों के खतीबान थे जिन्होंने बिहार में जिना के पैगाम को ठुकराया। आप तो अंसारियों की बस्ती है, आपके बुजुर्गों के स्थान के पैर ठुकराया। बताइए आप आज हमको गाली दी जाती करने आया हो कि आप मजलिस को मजबूत करिए। हम कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थे ना है ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद एक ही है कि जो कमजोर है उसको लाभ मिले, जो गरीब है उसको रोजगार मिले। हमारा मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी जब होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। ये सामाजिक न्याय नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार के घर में 2 एमएलए भी रहे, 2 एमपी भी बन जाए। खुदा न खास्ता कब तक ये नाइंसाफी चलेगी? ये अराजक की बात करने वालों बताओ कौन सा प्रोग्राम उनके पास है, क्या करना चाहते हैं तुम बताओ। इनकी एक बड़ी दास्तान है। दूसरी तरफ बीजेपी है तो एक टिकट मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को नहीं देती है, और नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, हमारी बेटियों को बदनाम करते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जो सरासर झूठ है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिताजी ने भी 6 बच्चों को पैदा किया। जानते अमित शाह के वक्त ने भी 6 बेटियां पैदा की। आप जानते हैं कि आरएसएस के गोलवालकर के 11 भाई थे। अगर मोदी जी सबको भूल जाते, इंसान जब गुरूर और अहंकार का शिकार होता है तो नींद नहीं दे, सिर्फ आगे से उसका खराब लोगों को नजर आता जी कब तक नाम करेंगे। 10 साल में आप देख रहे कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर पिक्चर बनाई जाती, कभी पिक्चर दी, कश्मीर फाइल बना दी गई, केरला बना दी गई, पैदा करे बना लो। तुम तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे, बताओ देश में मुसलमान तलवों को चाटने वालों बताओ भारत बेरोजगारी कितनी है। बनाओ ना पिक्चर, उस पर नहीं बनाएंगे क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप ही नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था, पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था। तो कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई होश में आओ, दोस्त को पहचानो, दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो। हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो। जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेलू को नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम तक इनको मोटा करते रहोगे? कब तक झोली भर भर कर उनको वोट देकर
हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपनी अहमियत को जाने, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, क्यों नहीं रोकेंगे बीजेपी को? आज बीजेपी कह रही है कि यह स्थापित करेंगे। यह सिविल कोड का मतलब यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी यकसा सिविल कोड का कानून बनाया और उत्तराखंड के मुसलमानों से कहा कि तुम्हारी शादी कोई निकाह से नहीं होगी, सोशल मैरिज के तहत होगी। तुम्हारे बेटे और बेटी का निकाह गवाह से होगा। दुल्हन को और तुम्हारी बेटी को और तुम्हारी बीवी को मेहर नहीं दिया जाएगा। तलाक तो किसी दूसरे समुदाय के सभी के मुताबिक होगा। बताओ, अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो जैसे अगर उसको फाड़ेंगे या वैसे उसको फाड़ेगा, आप फैसला करेंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, आप के कोड का इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर 4 तारीख को नतीजे आएंगे और इंशाअल्लाह अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस बीजेपी की हुकूमत को रोकने के लिए किसी और को इस वतन अजीज का वजीर आजम बनाने के लिए हम पूरा समर्थन और तायीद करेंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मगर मेरे भाई, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे कोई हमारे करीब भी नहीं। मुत्तहिदा तौर पर ताकत को देंगे तो यकीनन सब आएंगे, तभी तो आपकी तकालीफ और मसाइल दूर होंगे। आज आप वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने नहीं बन पाए। मंजिला पैगाम बनो, ये मसले काम करना। किसी ने अच्छा कहा कि जिंदा रहना है तो मीर अगवा पर रहो, जिंदा रहे मीर अगवा पर रहो। इस जमीन की बस्तियों में आसमान कर रहो, इस जमीन की बस्तियों में आसमान कर रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, AIM जिंदाबाद, फताब जिंदाबाद। पंडित जी के ओवैसी साहब का एक यादगार लम्हा आप लोग के बीच दुआ में याद रखें।